Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 Information Technology code 802. इस वीडियो में हम चैप्टर 3 जावा प्रोग्रामिंग पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. सो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं कि ओप क्या है। ओपी बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कहते हैं। एंड जैसे हम अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, लाइक हम कभी सीक्वल सीखते हैं, हम कभी जावा सीखते हैं, तो अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। सो उन्हीं में से एक टाइप है ओप। सो ओप बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक टाइप है। एंड इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो मेन एस्पेक्ट्स हैं। एक है क्लास और एक है ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इन्हीं दो चीजों की बात करनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझने वाले हैं कि यहाँ पर क्लास क्या है। सो बेसिकली क्लास यहाँ पर एक टेम्पलेट है जिसकी हेल्प से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। मीन्स हमें अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए जो ब्लूप्रिंट होगा या फिर हमें कहाँ से बनाना है, ये चीज हमें कैसे पता चलती है, हमें क्लास से पता चलती है। देन व्हाट इज ऑब्जेक्ट? इट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। मतलब जो हमारे पास टेम्पलेट है, हम उससे जो बनाने वाले हैं उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो बेसिकली हम पहले क्लास बनाएंगे और फिर क्लास के जैसा ही ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है। क्लास बस उसके लिए एक टेम्पलेट है, मतलब वो सिर्फ ब्लूप्रिंट देगी, बट जो एक्चुअल वैल्यूज होंगी वो कहाँ पर होती है, वो होती है ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है। तो जब हम क्लास डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर दो चीजें होंगी, एक होंगी डेटा मेंबर और एक होंगी मेथड मेंबर। तो यहाँ पर ये दोनों चीजों का ब्लूप्रिंट दिया गया है, मतलब हमने ये बताया है कि कौन कौन से डेटा मेंबर हैं और कौन कौन से मेथड मेंबर हैं। और जब हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो हम इनकी एक्चुअल वैल्यूज बताते हैं। मीन्स जो एक्चुअल डेटा होगा वो कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट्स के पास। ठीक है। तो इसलिए जब भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो वो इनहेरिट करेंगे ये सभी डेटा मेंबर्स और मेथड्स क्लास से। ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अबाउट। अब हम बात करते हैं कि क्लास क्या है। सो सपोज करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि कार एक क्लास है, तो आप ये सोचिए कि कार की क्या-क्या डिटेल्स हो सकती हैं। हमें पता है कि कोई भी कार है उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसका नेम होता है, मॉडल होता है और प्राइस होता है, राइट? मतलब डिफरेंट कार्स हो सकती हैं। हर एक कार के पास ये सभी डिटेल्स होंगी। हर एक कार की अलग डिटेल होगी, बट ये सभी कॉमन फीचर्स हैं जो हर कार के पास होंगे। एंड अगर हम ये सभी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ये मेथड बनाया, व्यू डिटेल्स। तो ये बेसिकली हम ये समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर ये कार एक क्लास का काम कर रही है। इस क्लास से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, मतलब डिफरेंट कार्स बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर किसी भी तरह की कार बनाएंगे तो हर एक कार की अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होगी। जैसे हर एक कार के पास अपना एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, नेम होगा, मॉडल होगा, प्राइस होगा। एंड इसी तरह से बाकी जितने भी कार्स हैं सभी के पास इन सभी डिटेल्स के लिए अपनी अपनी डिटेल्स होंगी। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास में तो हमने सिर्फ ये बता दिया कि डेटा मेंबर्स कौन कौन से हैं, पर उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कहाँ पर होती है, जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं उसके पास होती है एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ से हर रोल है बेसिकली, जब हमें ये डिटेल्स एक्सेस करनी है, मतलब हम डेटा मेंबर की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो डेटा मेंबर की वैल्यू को कैसे एक्सेस किया जाता है, वाया मेथड मेंबर। तो हमें किस तरह से इस डेटा मेंबर को एक्सेस करना है, ये चीज हमें मेथड मेंबर बताते हैं। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्लास है बुक। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई भी बुक है तो उसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कोई भी बुक होगी तो उसका एक टाइटल होगा, ऑथर होगा, पब्लिशर होगा, जॉनर होगा, प्राइस होगा, राइट? तो ये सभी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हर एक बुक के पास होती हैं। हर एक की अपनी अपनी डिटेल होगी, पर सभी के पास ये कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, राइट? सो इन्हें हम कहेंगे डेटा मेंबर्स। अब क्योंकि ये हमने क्लास में डिफाइन किए हैं तो ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब अब जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें पता है कि हमें उसके लिए इन सभी की वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। अंडरस्टूड? फिर हम चाहते हैं कि हम इन सभी डिटेल्स को डिस्प्ले करें, तो उसके लिए हमने एक मेथड बना दिया है। फिर हम चाहते हैं कि हम प्राइस देखें, उसके लिए भी हमने एक मेथड बना दिया है। तो बेसिकली ये जो हमें डिफरेंट मेथड मेंबर्स दिख रहे हैं, ये हमें क्या हेल्प कर रहे हैं, ये हमें इन डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने में हेल्प कर रहे हैं। अंडरस्टूड? सो जब भी आपको ये डेटा मेंबर्स एक्सेस करने हैं तो वो किस तरह से एक्सेस किए जाएंगे, कितने एक्सेस किए जाएंगे, ये चीज कौन डिसाइड करता है, मेथड मेंबर्स। अंडरस्टूड? सो आप जो भी डेटा मेंबर्स एक क्लास के अंदर बनाएंगे उन्हें कैसे एक्सेस करना है वो आप मेथड मेंबर्स में बताते हैं। ठीक है। और जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो ये इसको एक ब्लूप्रिंट मिल चुका है, इसको पता है कि यहाँ पर कौन कौन से डेटा मेंबर्स हैं, तो उन सभी की वैल्यूज हम ऑब्जेक्ट में देंगे और साथ ही उन वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हम मेथड मेंबर को यूज करेंगे। ठीक है।
सो यहाँ पर अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो अब हमें क्या करना होगा, ये हमारी क्लास है बुक, तो अब अगर इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है तो हम उसको बुक 1 कह सकते हैं, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट का नेम है, ठीक है? जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास का भी नेम देना है और जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का भी नेम देना है, ठीक है? तो ये है हमारी क्लास का नेम और ये है हमारी बुक का नेम, ठीक है? अब यहाँ पर हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो जब हमने क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब हमने ब्लूप्रिंट से ऑब्जेक्ट बनाया, एक इंस्टेंस बनाया, तो क्या होगा, यहाँ पर जितने भी डेटा मेंबर्स हैं हमें इन सभी की वैल्यूज देनी होंगी, ठीक है? ये डेटा मेंबर्स इनकी वैल्यूज क्यों देनी है, क्योंकि ये सभी इनहेरिट किए गए हैं इस ऑब्जेक्ट से, ठीक है? ये जो क्लास है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी होती है, मींस जब भी हम क्लास से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट अपनी डेटा मेंबर और मेथड मेंबर इनहेरिट करते हैं क्लास से, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी डेटा मेंबर्स हैं हमें उनकी एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर हम एक्चुअल वैल्यूज दे रहे हैं। टाइटल के लिए हमने वैल्यू दी है गेम ऑफ थ्रोन्स, ऑथर के लिए जॉर्ज आर मार्टिन, पब्लिशर के लिए हार्पर कॉलिन्स, देन फिक्शन एंड देन 450। तो ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जब क्लास की बात होगी तो क्लास में हमने सिर्फ ये बताया है कि डेटा मेंबर्स कौन कौन से हैं, हमने उनकी एक्चुअल वैल्यूज नहीं बताई। एक्चुअल वैल्यूज कहाँ पर बताते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो वहां पर बताते हैं एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है? अब ये वैल्यूज अलग-अलग तरह से एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, मेथड मेंबर्स का यूज करेंगे। अंडरस्टूड? सो आप यहाँ पर एक और चीज नोटिस करेंगे कि अगर हम इसी की तरह एक और ऑब्जेक्ट बनाएं, सपोज करते हैं कि हम एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बुक 2, तो बुक 2 में भी हमारे पास यही डेटा मेंबर्स होंगे पर उनकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्लास है ये सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो भी ऑब्जेक्ट इस क्लास से बनाए जाएंगे उन सभी के लिए ये ब्लूप्रिंट का काम करती है। तो आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना ले उन सभी के लिए ये सेम डेटा टाइप, सेम डेटा मेंबर्स अवेलेबल रहेंगे और सेम मेथड मेंबर्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है? हम कितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएं सभी के लिए हमें इन्हीं डेटा मेंबर्स की वैल्यू प्रोवाइड करनी है और इन्हीं मेथड मेंबर्स के थ्रू हम वो डेटा मेंबर्स की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अंडरस्टूड? यहाँ पर जो हम मेथड की बात कर रहे हैं, मेथड मेंबर क्योंकि हम उसे कह रहे हैं, वो मेथड मेंबर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो क्लास का पार्ट है। तो क्योंकि हमने डेटा मेंबर बोला इसलिए हम उसे मेथड मेंबर बोल रहे हैं। पर यहाँ पर मेथड मेंबर बेसिकली वही मेथड है जिसकी बात हमने यूजर डिफाइंड मेथड में की थी। यूजर डिफाइंड मेथड टॉपिक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, राइट? यहाँ पर हम उस मेथड मेंबर को एग्जैक्टली उसी तरह से डिफाइन करेंगे जैसे हम यूजर डिफाइंड मेथड को करते हैं, ठीक है? यहाँ पर जैसे हमने ये मेथड लिखा है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले मेथड हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये सभी डिटेल्स डिस्प्ले करनी है। तो अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा, मैंने आपको ये कंसेप्ट यूजर डिफाइंड मेथड में बताया था कि जब भी हम कोई मेथड यूज करते हैं तो उसे हमें कॉल करना होगा, राइट? मैंने आपको बताया था कि आप कॉल दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप मेन मेथड में कॉल कर सकते हैं या फिर आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। ये जो भी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप कॉल करने वाले हैं उसे हम कहते हैं इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट, मींस वो कॉल कर रहा है, ठीक है? तो इस मेथड की हेल्प से अब हम ये जो मेथड है इसे कॉल कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से, ओके? लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्लास डिजाइन। अभी तक तो मैंने आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम यहाँ पर उस चीज़ को कोडिंग के तरीके से देखने वाले हैं कि हमें उस चीज़ के लिए कोडिंग कैसे करनी है, ठीक है? अभी तक हमने सिर्फ़ उस चीज़ का एक रिप्रेजेंटेशन देखा उसे समझने के लिए कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम उस चीज़ की कोडिंग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंटैक्स लिखा हुआ है एंड जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, ये जो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, ये आपको एक्चुअल कोडिंग में यूज़ नहीं करने। इन सिंबल्स का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू लिखनी है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा पैकेज स्टेटमेंट आता है। इसमें पैकेज लिखने के बाद आपको पैकेज का नेम लिखना है, फिर सेमीकोलन लगाएंगे। अब आप जब क्लास स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आपको ध्यान देना है। आप अभी तक क्या करते थे, हम जो भी अभी तक प्रोग्राम्स बना रहे थे वहां पर, क्योंकि हमें डेटा मेंबर मेथड मेंबर नहीं बनाने थे, तो हमने सिंपली क्या किया था, क्लास के बाद हम मेन मेथड या फिर यूजर डिफाइंड मेथड स्टार्ट करते थे। बट हमें यहाँ पर डेटा मेंबर्स भी बनाने हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी डेटा मेंबर और मेथड मेंबर बनाने हैं तो वो कहाँ बनाने हैं, क्लास में, और मेन मेथड स्टार्ट करने से पहले, ठीक है? तो इसलिए मेन मेथड को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, इसके बाद सबसे पहले आप यहाँ पर डेटा मेंबर को डिफाइन करेंगे। अब डेटा मेंबर को डिफाइन करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, जैसे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा था, बिल्कुल वही प्रोसीजर है। आपको यहाँ पर सबसे पहले डेटा मेंबर का टाइप मेंशन करना है और यहाँ पर आपको उसका नेम मेंशन करना है। आपको डेटा मेंबर का नेम वैसे ही रखना है, वही रूल्स फॉलो करने हैं जो आपने वेरिएबल के लिए फॉलो किए थे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, डेटा मेंबर डिक्लेरेशन में सबसे पहले डेटा टाइप, फिर उसका नेम, ठीक है? फिर सेमीकोलन लगा देंगे। तो इस तरह से जितने भी आपके पास डेटा मेंबर्स हैं सभी को डिक्लेयर कर देंगे अलग-अलग स्टेटमेंट्स में, ठीक है?
इसके बाद हम जानते हैं कि क्लास में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डेटा मेंबर और एक होता है मेथड मेंबर। तो डेटा मेंबर तो हमने लिख दिया, अब मेथड मेंबर कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया कि मेथड मेंबर आपको एग्ज़ैक्टली उसी तरह से लिखना है जैसे हमने यूज़र डिफाइंड मेथड लिखा था, ठीक है? तो बिल्कुल उसी तरह से आपको डिफाइन करना है मेथड मेंबर। तो यहाँ पर मेथड मेंबर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो क्लास का पार्ट है, इसलिए हम उसे मेथड मेंबर कह रहे हैं, बाकी है वो मेथड ही, ठीक है? और कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है वो, ठीक है? तो यहाँ पर हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें इसे उसी फॉर्मेट में डिफाइन करना है। अब वो फॉर्मेट क्या था? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, इसके बाद मेथड का नेम, देन ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स ऑप्शनल है, अगर नहीं है लिस्ट तो आप ब्रैकेट्स को एम्प्टी लीव कर देंगे। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और स्टेटमेंट्स और रिटर्न स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फाइनली यहाँ पर क्लास को क्लोज करेंगे। ठीक है? सो दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट अ क्लास। अंडरस्टूड? इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एंड इवन ये पीवाईक्यू का भी पार्ट है। अ क्लास इन जावा बिगिंस विद द कीवर्ड क्लास। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमने क्लास स्टेटमेंट लिखी है तो हमने सबसे पहले लिखा है पब्लिक। यहाँ पर पब्लिक लिखने का क्या रीजन है वो चीज हम एक्सेस मॉडिफायर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि हमने इस क्लास को पब्लिकली अवेलेबल कराने के लिए हमने इसे पब्लिक रखा है। ठीक है? अब यहाँ पर जब भी आप कोई क्लास लिखना चाहते हैं मतलब उसको डिक्लेयर करना चाहते हैं तो क्लास लिखने के लिए स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखना है और फिर उसका नेम लिखना है। ठीक है? फिर कर्ली ब्रैकेट के साथ आप क्लास को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर सी स्मॉल है इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है? फिर जो बॉडी है उसे कर्ली ब्रेसेस के बीच में एनक्लोज करना है, इस बात का ध्यान रखें। कई बार आप इसे बंद करना भूल जाते हैं, उसकी वजह से भी आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। एंड जो बॉडी है उसमें आपको डेटा मेंबर और मेथड मेंबर दोनों डिफाइन करने हैं। डेटा मेंबर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? डेटा टाइप और उसका नेम लिखकर। और मेथड मेंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे यूजर डिफाइंड मेथड को डिफाइन करते हैं। अंडरस्टूड? सो चलिए अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट अ जावा प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास बुक। अब देखिए हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको एग्जाम में डिटेल्स गिवन है तो आप वही डिटेल्स यूज करें। ठीक है? यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि क्लास का नेम बुक है तो हम यही नेम रखेंगे विद अ मेथड दैट कैन डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ द बुक। यहाँ पर हमें बताया गया है कि इस क्लास में एक मेथड होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम उस बुक की सारी डिटेल्स डिस्प्ले कर सकें। ठीक है? तो अब इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। अब मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, उसको आप एक बार रिकॉल करें। आपको इस तरह से एग्ज़ाम में कोई हिंट नहीं मिलेगा यहाँ पर क्योंकि हम समझ रहे हैं प्रोग्राम को, इसलिए मैंने आपको ये हिंट शो किया है, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि हमें कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम पैकेज स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद हम क्लास स्टेटमेंट लिखेंगे, देन डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर करेंगे, फिर मेथड बनाएँगे और फिर मेन मेथड लिखेंगे। ठीक है? अभी क्योंकि इस प्रोग्राम में हमें मेन मेथड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें यहाँ पर सिर्फ क्लास बनानी है, तो हम यहाँ पर मेन मेथड नहीं लिखेंगे। ठीक है? हम आगे के प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे कि मेन मेथड को कैसे लिखना है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है आपको प्रोजेक्ट में फाइल कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है? तो जो आपका एक्सिस्टिंग प्रोजेक्ट है, एक्सिस्टिंग पैकेज है, उसी में आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? न्यू फाइल क्रिएट करने पर इस तरह की कोडिंग आपको पहले से लिखी हुई मिलेगी जहां पर पैकेज स्टेटमेंट मेंशन होगा और क्लास स्टेटमेंट मेंशन होगा। ये चीज मैंने आपको नेटबीन्स से शो की है, पर जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखना होगा तो आपको खुद से ही लिखनी होगी ये स्टेटमेंट्स। ठीक है? सबसे पहले पैकेज स्टेटमेंट लिख देंगे, फिर क्लास स्टेटमेंट लिखनी है। अब यहाँ पर हम क्योंकि क्लास को डिफाइन करने वाले हैं, तो यहाँ पर एक और बात ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पर क्लास कीवर्ड लिखने के बाद फिर से क्लास लिखा है, मतलब मैंने क्लास का नेम क्लास ही दिया है। तो आप कहेंगे कि मैम क्या ये वैलिड है? आपने तो कहा था कि जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर की तरह, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, कई बार आपको कन्फ्यूजन रहता है और मैंने आपको बताया है कि जब भी जावा में कीवर्ड्स की बात होगी, तो वो केस सेंसिटिव हैं, ठीक है? जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ पर जब हम कीवर्ड्स की बात करते हैं तो वो भी केस सेंसिटिव हैं। मतलब आप यहाँ पर व्हाइल, फॉर, स्विच, इफ, एल्स, पब्लिक इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये केस वही है जो एग्ज़ैक्टली उस लूप के लिए या फिर जो भी हम एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये किसी न किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए पहले से रिज़र्व्ड है, ठीक है? बट अगर हम इसमें केस चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर व्हाइल का डब्ल्यू कैपिटल में लिख दिया है, तो अब यहाँ पर कैपिटल में लिखने से क्या होगा? अब ये और ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कीवर्ड्स हैं वो तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, पर अगर हम कीवर्ड्स का केस चेंज कर देते हैं, तो हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सो यहाँ पर ये सभी तो कीवर्ड्स हैं, इसलिए ये वैलिड नहीं माने जाएँगे, बट आप अगर इनका केस चेंज कर देंगे, तो आप इन्हें वैलिड मान सकते हैं। अंडरस्टूड? इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है जहां पर केस चेंज था और पूछा गया था कि वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है? तो क्लास अगर हम ये लिखते तो ये तो वैलिड नहीं होता क्योंकि ये तो कीवर्ड है, पर यहाँ पर हमने इसका सी कैपिटल कर दिया है तो उस वजह से अब ये वैलिड है। ठीक है?
यहाँ पर अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमें क्लास के अंदर ही डेटा मेंबर्स और मेथड मेंबर्स को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, डेटा मेंबर्स को डिफाइन किया है। वन मोर थिंग, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है टू क्रिएट अ क्लास बुक। तो आपको ये बुक ही रखना था क्लास का नेम, पर क्योंकि मुझे कंसेप्ट समझाना था कि यहाँ पर कीवर्ड्स और वैलिड आइडेंटिफायर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसलिए मैंने इसका नेम क्लास रख दिया है, ठीक है। अदरवाइज आपको वही नेम रखना है जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डेटा मेंबर्स सबसे पहले डिफाइन करने होंगे। तो डेटा मेंबर्स कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने आपको बताया, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही। आपको सबसे पहले लिखना है उसका डेटा टाइप और फिर उसका लिखना है नेम, ठीक है। फिर सेमीकोलन लगा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 5 डेटा मेंबर्स हैं, टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, जॉनर, प्राइस। तो ये सभी क्योंकि डेटा मेंबर्स हैं, तो इनसे पहले हमें इनका डेटा टाइप बताना है और फिर सेमीकोलन लगाना है। इस तरह से 5 स्टेटमेंट्स में हमने 5 डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया है, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू डिक्लेयर द डेटा मेंबर्स, ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, मेथड मेंबर क्रिएट करना होगा। अब मेथड मेंबर हमें क्वेश्चन में ही मेथड के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, रिटर्न टाइप। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम एक जो डिटेल्स हैं वो डिस्प्ले करने वाले हैं, हमें एज सच कोई रिटर्न में वैल्यू नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम रिटर्न टाइप क्या लेंगे, वॉइड लेंगे, ठीक है। जब हमें रिटर्न में कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो हम रिटर्न टाइप को वॉइड कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मेथड का नेम लिखना है। अब मेथड का नेम हमने लिखा है डिस्प्ले, ये कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पैरामीटर्स नहीं है, तो हमने सॉरी राउंड ब्रैकेट्स को एम्प्टी लीव किया है। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हुए बॉडी स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स लिखनी है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन की कमांड देंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट्स में हम ये मेंशन करेंगे कि हमें क्या प्रिंट करना है। तो देखिए हम सबसे पहले ये प्रिंट करना चाहते हैं टाइटल, मतलब हम ये एज इट इज प्रिंट करना चाहते हैं, ये चीज पहले दिखनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी टाइटल की एक्चुअल वैल्यू है हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो टाइटल हमने लिखा, इसे हमने डबल कोट्स के बीच में लिखा है, क्योंकि ये हम जैसे दिख रहा है वैसे ही प्रिंट करना चाहते हैं, इसलिए डबल कोट्स में लिखा। फिर ये प्लस क्यों लगाया है, इन्हें जॉइन करने के लिए, मतलब इसके बाद ये शो होना चाहिए, ये जॉइन करने के लिए हमने ये प्लस लगाया है। और फिर ये जो टाइटल है ये हमने डबल कोट्स में नहीं लिखा, इसका क्या रीजन है, हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू यूज करनी है। हमें TITLE ये प्रिंट नहीं करना है, हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करनी है, इसलिए हमने इसे बिना डबल कोट्स के लिखा है, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये तो हमने फर्स्ट डिटेल को प्रिंट किया है, यहाँ पर 5 डिटेल्स हैं, तो हम सभी के लिए सिमिलरली ये है डेटा मेंबर और ये है मेथड मेंबर, ठीक है। सो ये हमारी पूरी क्लास बनकर रेडी हो गई है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप ये मेथड बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये डिस्प्ले मेथड बनाया है, अब क्योंकि ये इसी क्लास का पार्ट है, तो ये इसके सभी डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। और मेंबर है वो ये स्पेसिफाई करते हैं कि डेटा मेंबर्स को कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। और एक और बात आप यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था लास्ट क्लास में जब हम यूजर डिफाइंड मेथड डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि आप वॉइड के पहले स्टैटिक मेंशन करेंगे अगर आप उसको मेन मेथड से कॉल करना चाहते हैं, राइट। बट यहाँ पर हम मेन मेथड में तो कॉल करेंगे, पर हम यहाँ पर स्टैटिक यूज नहीं करेंगे। स्टैटिक यूज नहीं करेंगे तो हम कॉल कैसे कर सकते हैं, बेसिकली अब हम दूसरा वाला मेथड यूज करने वाले हैं जहां पर हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को कॉल करना होगा। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम स्टैटिक मेंशन नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम इस मेथड को कॉल करने वाले हैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर स्टैटिक मेंशन नहीं करेंगे। आइडेंटिफायर क्या होता है, इस चीज को आप सभी ध्यान से सुन लें। जैसे पैकेज का नेम होता है, क्लास का नेम होता है, या फिर ये है मेथड का नेम होता है, वेरिएबल का नेम होता है। इस तरह से जो भी चीजें उनका नेम जो होता है उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। और वो वैलिड है या नहीं उसके लिए रूल्स वही होते हैं जो हमने वेरिएबल नेम में डिस्कस किए हैं, ठीक है। हमने जो डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए थे, हमने उन्हें इनिशियलाइज़ नहीं किया था, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने ये सिर्फ डिक्लेयर किया है, मतलब हमने सिर्फ ये बताया है कि डेटा टाइप क्या है और डेटा मेंबर का नेम क्या है, हमने सिर्फ इतना बताया है। बट हमने यहाँ पर उसे इनिशियलाइज़ नहीं किया। बट जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो प्रोग्रामिंग में ये अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि आप किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसे इनिशियलाइज़ ज़रूर करें, ठीक है? तो अगर आप उसे इनिशियलाइज़ नहीं भी करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको कंपाइलर वैल्यू असाइन कर देता है 0 या फिर नल। मतलब अगर आपने असाइन नहीं भी किया है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, सॉरी आपने इनिशियलाइज़ नहीं भी किया है, तो भी उस केस में भी जो कंपाइलर है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन कर देता है। तो इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप खुद से इनिशियलाइज़ कर दें, ठीक है? तो डिक्लेरेशन तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, हमें डेटा मेंबर को कैसे डिक्लेयर करना है। आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि डेटा मेंबर को इनिशियलाइज़ कैसे करना है।
सो इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल तरह का मेथड मेंबर होता है। अब इसे स्पेशल क्यों कहा गया है, इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं। देखिए, कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक मेथड ही है, पर उसका एक स्पेशल काम है, उसका एक स्पेसिफिक टास्क है। क्या टास्क है? उसका काम है इनिशियलाइजेशन करना। मतलब वो डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए ही लिखा जाता है। तो जब भी आप कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो वो इनिशियलाइजेशन के लिए ही लिखा जाता है। अंडरस्टूड? सो अगर हमने कंस्ट्रक्टर की बात की है तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें कोई भी स्टेटमेंट लिख देंगे, नहीं। हमें वो इनिशियलाइजेशन के लिए ही यूज करना होगा और इसलिए हम इसे स्पेशल मेथड मेंबर कहते हैं। ठीक है? सो आप याद रखेंगे कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड मेंबर होता है जिसकी हेल्प से हम डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं। एंड यहाँ पर इसके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज आपसे एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं। ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। मतलब यहाँ पर आपको रिटर्न टाइप मेंशन करना ही नहीं है। ठीक है? और यहाँ पर इसका नेम क्या होता है? वही नेम होगा जो क्लास का नेम होगा। मीन्स अगर क्लास का नेम बुक है तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी बुक होगा। अगर क्लास का नेम कार है तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी कार ही होगा। ठीक है? और सेम केस में। ठीक है? तो ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। और दूसरा, इसमें पैरामीटर लिस्ट हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है? मीन्स पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है और पैरामीटर के साथ भी हो सकता है। ठीक है? तो ये चारों पॉइंट्स, सबसे पहला ये इनिशियलाइजेशन के काम आएगा, दूसरा इसमें रिटर्न टाइप नहीं है, इसमें इसका नेम वही होगा जो क्लास का नेम होगा और इसमें पैरामीटर लिस्ट ऑप्शनल होती है। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके? एंड जब भी हम कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, हम जानते हैं एक क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो जब भी कोई न्यू ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो हमें कंस्ट्रक्टर को सेपरेटली कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अंडरस्टूड? जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई मेथड बनाते हैं तो हमें उसे यूज करने के लिए उसे इन्वोक करना होगा, कॉल करना होगा। बट यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टर को सेपरेटली कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अंडरस्टूड? अब हम सिंटेक्स की बात करेंगे। सिंटेक्स यहाँ पर मैंने आपको पहले इसलिए शो किया है ताकि आपको पता रहे कि हमें किस तरह से कंस्ट्रक्टर लिखना है। आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमें कंस्ट्रक्टर कैसे लिखना है। ठीक है? तो देखिए, आप जानते हैं पहले हम पैकेज स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर क्लास स्टेटमेंट लिखते हैं, इतना आप जानते हैं। अब ये स्टेटमेंट किस लिए लिखी गई है? ये डेटा मेंबर को डिक्लेयर करने के लिए लिखी गई है। सबसे पहले हमने डेटा मेंबर का डेटा टाइप लिखा है और फिर उसका नेम लिखा है। ठीक है? इतनी बात हम जानते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हमें कंस्ट्रक्टर कैसे लिखना है। मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंस्ट्रक्टर एक तरह का मेथड ही है। ठीक है? तो आपको जो फॉर्मेट मेथड के लिए फॉलो करना होता है वही आप यहाँ पर करेंगे। तो हम मेथड में तो सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, पर यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि कंस्ट्रक्टर स्पेशल तरह का मेथड मेंबर है तो उसमें रिटर्न टाइप नहीं है। इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है? तो यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्टर का नेम। अब कंस्ट्रक्टर का वही नेम होता है जो क्लास का नेम होता है, इसलिए जो क्लास का नेम होगा वही आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है? इसके बाद ब्रैकेट में अगर पैरामीटर्स की लिस्ट है तो वो लिख देंगे, अदरवाइज ब्रैकेट्स को एम्प्टी लीव करेंगे। ठीक है? फिर आपको कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं। अब मैंने आपको बताया ये कंस्ट्रक्टर हम किस लिए लिखते हैं, इसका एक ही पर्पज है, इनिशियलाइजेशन। तो इस पर्पज को आप ध्यान रखेंगे। एंड यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस मेंबर का नेम यहाँ पर लिखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे पैरामीटर। तो बेसिकली हम इस डेटा मेंबर को पैरामीटर के साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है? फिर सेमीकोलन लगा देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे उनको इन्हीं इसी तरह से इनिशियलाइज करना है। ये क्लास हमें गिवन है। ठीक है? अब हम इसमें जो डेटा मेंबर है इनिशियलाइज करने हैं कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, वो कहाँ पर करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर भी एक तरह का मेथड मेंबर ही है, तो वो भी क्लास के अंदर ही डिफाइन किया जाता है। तो क्लास के अंदर हमने सबसे पहले ये डेटा मेंबर डिफाइन किया है, ये डिस्प्ले मेथड मेंबर है और अब हमें यहाँ पर कौन सा मेथड मेंबर लिखना है? कंस्ट्रक्टर। सो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर स्टार्ट करेंगे। अब कंस्ट्रक्टर के लिए आपको वही फॉर्मेट फॉलो करना है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? रिटर्न टाइप नहीं लिखना। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो क्लास का नेम होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास का नेम क्या है? क्लास। तो वही आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का नेम रखा है। ठीक है? फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और पैरामीटर्स देंगे। अब ये पैरामीटर्स कैसे देने हैं इस चीज को समझिए। देखिए, यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपने कौन कौन से डेटा मेंबर्स डिफाइन किए हैं। आपको पता है कि टाइटल है, उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो अगर इसके लिए आपको पैरामीटर चाहिए तो वो स्ट्रिंग टाइप का ही होना चाहिए और यहाँ पर पैरामीटर में आप कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है स्ट्रिंग टी। ठीक है? हमें आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा, टाइटल के लिए टी, इस तरह से। ठीक है? देन ऑथर के लिए ए, पब्लिशर के लिए पी,
जॉनर के लिए जी और प्राइस के लिए पीआर, ठीक है। पीआर इसलिए क्योंकि पी ऑलरेडी हम रख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमने रिस्पेक्टिव डेटा टाइप्स रख दिए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये पैरामीटर्स आपने कैसे डिसाइड किए कि हम यही पैरामीटर्स रखें, मतलब यही डेटा टाइप रखें? ये हमने डेटा मेंबर्स के डेटा टाइप को देखते हुए रखे हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ पर हमें कर्ली ब्रैकेट के साथ इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी को स्टार्ट करना है। अब देखिए, आप यहाँ पर एज्यूम करिए कि हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए। मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टर का एक ही काम है, इनिशियलाइजेशन करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे इनिशियलाइज करने के लिए। सो मैंने आपको बताया कि किस तरह से इनिशियलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले हम डेटा मेंबर का नेम लिखते हैं, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं और फिर पैरामीटर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टाइटल लिखा, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और फिर लिखा है टी। टी क्यों लिखा है? क्योंकि हमें ये पैरामीटर असाइन करना है, इनिशियलाइज़ करना है टाइटल को टी के साथ, ठीक है? इसी तरह से ऑथर को ए के साथ इनिशियलाइज़ करना है, पब्लिशर को पी के साथ, जर्नल को जी के साथ और प्राइस को पीआर के साथ, ठीक है? तो इस तरह से हमने ये सभी इनिशियलाइज़ेशन स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं। तो ये पूरा हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर्स हैं। अब पैरामीटर्स हैं, ये हमें कैसे पता चला? यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ये सभी इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स। इसलिए हमने इसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हमें ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। अभी तक हमने जो कंस्ट्रक्टर है वो बना लिया है, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है उसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले कंस्ट्रक्टर बनाया और अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंटेक्स यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले पैकेज स्टेटमेंट लिखी है, फिर क्लास स्टेटमेंट लिखी है। अब क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर मेन मेथड बनाएंगे, ठीक है। मेन मेथड में हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया है, क्लास का नेम लिखा है, ये क्लास का नेम लिखना है, ठीक है। फिर लिखना है ऑब्जेक्ट का नेम, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, न्यू कीवर्ड लिखेंगे और अगेन यहाँ पर नेम लिखना है, पर ये किस चीज का नेम है, ये कंस्ट्रक्टर का नेम है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का नेम हम क्यों लिख रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, हमें उसे सेपरेटली कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का नेम लिख रहे हैं और फिर आगे ब्रैकेट में जितने उसके पैरामीटर्स थे सभी की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेसिकली जो कॉल करने का पार्ट था वो यहाँ पर आ जाता है, इसलिए हम इसे सेपरेटली कॉल नहीं करते, ठीक है। इस चीज को आप और बेटर समझ पाएंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। ये क्लास ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम में आपको हो सकता है क्लास ऑलरेडी बनाकर दी जाए, आपको कोड दिया जाए, और अगर नहीं भी गिवन है तो आपको पता है कि क्लास कैसे बनानी है। सबसे पहले आप क्लास स्टेटमेंट लिखेंगे, डेटा मेंबर्स को डिफाइन करेंगे, मेथड मेंबर है तो उसे भी डिफाइन करेंगे और कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे। कंस्ट्रक्टर में आपको ये इनिशियलाइजेशन करना है, ठीक है। इतना याद रहेगा। अब हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे इस चीज को ध्यान से सुने। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो आप मेन मेथड स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ पर हमने मेन मेथड स्टार्ट किया है। मेन मेथड में मैंने आपको फॉर्मेट बता चुका है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्लास का नेम लिखना होगा, ठीक है। हमारी क्लास का नेम है क्लास, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट का नेम। ऑब्जेक्ट का नेम कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है, क्योंकि हम बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हमने एज्यूम किया है कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका नेम है बुक वन, ठीक है। इसकी जगह आप कोई भी वैलिड नेम रख सकते हैं, ओके। देन असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, न्यू कीवर्ड लिखेंगे। ये कीवर्ड है, आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है। इससे हम इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक न्यू ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर अब कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज लिखनी है। सबसे पहले तो आप कंस्ट्रक्टर का नेम लिखेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का वही नेम होता है जो क्लास का नेम होता है। इसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हमें जो भी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, वो वैल्यूज कौन सी है, बेसिकली जो हमने ऑलरेडी ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। हमने यहाँ पर लिखा था कि टाइटल की वैल्यू टी होगी, तो अब हमें इसी के अकॉर्डिंग, इसी सीक्वेंस में हमें वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। ये जो पैरामीटर्स का सीक्वेंस है, हमें इसी सीक्वेंस में अब यहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले आप किस चीज की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, टाइटल की, फिर ऑथर की, फिर पब्लिशर की, फिर जॉनर की और फिर प्राइस की वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हमने ये सभी वैल्यूज प्रोवाइड की हैं। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान देनी है। हमें पता है कि जब भी कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिखी जाती है तो हम उसे डबल कोट्स में लिखते हैं, और जब भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो उसे बिना कोट्स के लिखते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें और इन सभी वैल्यूज के बीच में कॉमा लगाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट वैल्यू के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। सो ये जो पूरा हमने मेन मेथड के अंदर स्टेटमेंट लिखी है, ये स्टेटमेंट किस लिए है, ये है एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो ये पूरा स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमने क्लास क्लास का एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है बुक वन।
एंड जिसके लिए ये सभी वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो डेटा मेंबर की एक्चुअल वैल्यूज उस ऑब्जेक्ट के पास होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेटा मेंबर्स की एक्चुअल वैल्यू किसके पास है, इस ऑब्जेक्ट के पास है। अंडरस्टूड। अभी थोड़ी देर पहले हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की बात की थी। इवन आप ये लास्ट एग्जांपल में देख भी सकते हैं, ये जो कंस्ट्रक्टर यहाँ पर डिफाइंड है, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, जो जिसके पास पैरामीटर्स हैं। पर अब हम एक ऐसे कंस्ट्रक्टर की बात करने वाले हैं जिसके पास पैरामीटर नहीं है, मतलब पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर। क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है, उस चीज को समझिए। तो अगर आपको एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसके पास पैरामीटर ना हो, तो उस केस में आप इन सभी वैल्यूज को कुछ इस तरह से असाइन करेंगे। अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो उस केस में नल स्ट्रिंग को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से डबल कोट्स एम्प्टी रहेंगे, स्पेस रहेगा डबल कोट्स के बीच में, ठीक है। ये होगी नल स्ट्रिंग। और जो भी डबल या फिर इंट पैरामीटर है उसके लिए जीरो वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कंस्ट्रक्टर के नेम के बाद जो ब्रैकेट्स हैं उसमें कोई पैरामीटर नहीं लिखा। ये हमने पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर बना दिया है। अब पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर होने पर आप क्या कर सकते हैं, जब आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पर आपने क्लास का नेम लिखा, फिर ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, न्यू कीवर्ड लिखा, देन कंस्ट्रक्टर का नेम लिखा। और फिर अब यहाँ पर आपको उस कंस्ट्रक्टर की जो एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज थी, अब वो प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। आप बिना वैल्यूज प्रोवाइड किए ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर बनाया था, ठीक है। इस तरह से आप पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अंडरस्टूड। बात करते हैं कि हम डेटा मेंबर और मेथड मेंबर्स को कैसे एक्सेस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी हेल्प से हम डेटा मेंबर और मेथड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखना होगा और फिर हम यूज करेंगे डॉट ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, पीवाईक्यू का भी पार्ट है। डॉट ऑपरेटर की हेल्प से डेटा मेंबर और मेथड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो आपके सामने इस तरह की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी डेटा मेंबर्स हमने डिफाइन किए थे, ऑथर, जॉनर, प्राइस, पब्लिशर, टाइटल, ये सभी डेटा मेंबर्स हमने डिफाइन किए थे, ये सभी हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। और यहाँ पर जो हमने मेथड मेंबर बनाया था डिस्प्ले, वो भी हमें शो किया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर वो सभी डेटा मेंबर और मेथड मेंबर डिस्प्ले किए जाएंगे जो इस क्लास का पार्ट है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये सभी डेटा मेंबर, मेथड मेंबर हमने क्लास में डिफाइन किए थे और ये ऑब्जेक्ट उसी क्लास का है। तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो इनहेरिट करता है सभी डेटा मेंबर्स और मेथड मेंबर्स। इसी वजह से हमें ये सभी लिस्ट में दिख रहे हैं। अंडरस्टूड। आपने यहाँ पर एक और चीज नोटिस की कि ये डेटा मेंबर और ये मेथड मेंबर, ये तो हमने डिफाइन किए थे, बट ये जो बाकी चीजें हमें डिस्प्ले हो रही हैं, ये बाकी मेथड्स जो हमें दिख रहे हैं, ये कहाँ से दिख रहे हैं? ये तो हमने डिफाइन नहीं किए थे। तो देखिए, ये बेसिकली हमने डिफाइन नहीं किए हैं, ये आते हैं बेस क्लास ऑब्जेक्ट से। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जितनी भी क्लास हम जावा में बनाते हैं, भले ही वो हम बना रहे हैं, पर फिर भी जितनी भी जावा क्लासेस बनाई जाएंगी, वो सभी इनहेरिट करती हैं बेस क्लास ऑब्जेक्ट से। ये एक ऐसी क्लास है जो पहले से डिफाइंड है, इसके पास अपने खुद के मेथड्स हैं। तो भले ही आप कोई भी क्लास बनाएं और उसमें कितने भी मेथड मेंबर बनाएं, पर उनमें कुछ बाय डिफॉल्ट इनहेरिट हो जाएंगे मेथड, कहाँ से? ऑब्जेक्ट क्लास से, ठीक है। ये बेस क्लास में डिफाइंड है, बेस क्लास कौन सी? ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से ये सभी इनहेरिट किए जाते हैं और इसलिए ये सभी जावा क्लासेस में अवेलेबल रहेंगे। अंडरस्टूड। ओके, अब हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेथड को कॉल करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको यूजर डिफाइंड मेथड में एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई मेथड बनाया जाता है तो आपको उसे कॉल करने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। सबसे पहला तरीका है कि आप मेन मेथड में कॉल कर लें, तो उसके लिए आपको स्टैटिक लगाना होता है मेथड के साथ। और दूसरा मेथड क्या था? हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब हमने ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, डॉट ऑपरेटर लगाया, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम उस मेंबर को एक्सेस करने वाले हैं। और फिर यहाँ पर लिखा है डिस्प्ले। तो हमने यहाँ पर ये डिस्प्ले क्यों लिखा है? क्योंकि हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली आप ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी मेथड मेंबर को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हमने इस मेथड को कॉल किया है तो क्या होगा? हमें इस तरह का आउटपुट शो हो जाएगा। अब ये आउटपुट कैसे शो हुआ है, इस चीज को समझते हैं। देखिए, ये थी हमारी क्लास जहाँ पर हमने ये सभी डेटा मेंबर्स डिफाइन किए थे। जब हमने डिस्प्ले मेथड मेंबर लिखा था तो हमने उसमें बताया था कि हमें इसमें कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट करनी है। क्या-क्या प्रिंट करना है वो हमने एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले हम प्रिंट करना चाहते हैं टाइटल, और फिर यहाँ पर हमने टाइटल बिना डबल कोट्स के लिखा था। क्यों? क्योंकि हम इसकी एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते थे।
सो यहाँ पर क्या होगा, जो टाइटल है ये तो एज इट इज लिखा हुआ मिल जाएगा और इसके बाद हमें टाइटल की एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो टाइटल की एक्चुअल वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट में प्रोवाइड की है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम क्लास डिफाइन करते हैं तो वहां पर तो हम सिर्फ डेटा मेंबर देते हैं, पर एक्चुअल वैल्यू कहाँ पर होती है, ऑब्जेक्ट के पास। सो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट में वैल्यू दी गई है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो ऑथर हमने लिखा था वो यहाँ पर प्रिंट होगा और फिर ऑथर की एक्चुअल वैल्यू आएगी। एक्चुअल वैल्यू कहाँ से आएगी, जो ऑब्जेक्ट में प्रोवाइड की गई है। ठीक है, सो इस तरह से ये सभी वैल्यूज हमें यहाँ पर प्रिंट होकर मिली हैं। और ऐसा क्यों हो पाया है, क्योंकि हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया था और उसकी सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। अंडरस्टूड। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है, हमें इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, सबसे पहले अभी तक जितने प्रोग्राम्स हमने लिखे, हम सबसे पहले क्लास स्टेटमेंट लिखते थे, ये बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है पब्लिक क्लास, देन यहाँ पर आपको लिखना है स्टूडेंट, मींस जो एक्चुअल क्लास का नेम है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई और नेम गिवन है क्लास के लिए तो आप वही नेम लिखेंगे। ठीक है, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, मतलब अब हम यहाँ से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखने होंगे डेटा मेंबर्स। सो डेटा मेंबर्स बेसिकली यहाँ पर क्लास के वो मेंबर्स हैं जिनमें हम एक्चुअल वैल्यूज रखेंगे ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, सो यहाँ पर हम सिर्फ डेटा मेंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि कौन कौन से डेटा मेंबर्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहली बात ये आपको पता होना चाहिए, ये हमने लिखा क्या है, ये जो लाइन लिखी हुई है इसे हम कहते हैं कमेंट। अब ये कमेंट है, हमें कैसे पता चला। अगर हम किसी भी कोड लाइन को इस तरह से टू फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ स्टार्ट करते हैं तो वो होती है सिंगल लाइन कमेंट। एंड कमेंट एक्चुअल कोड का पार्ट नहीं होती है, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी होती है। ठीक है, तो ये कोड का पार्ट नहीं है, इसे कंपाइल नहीं किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम आईडी डेटा मेंबर बना रहे हैं। अब ये किस डेटा मेंबर का आपको क्या डेटा टाइप रखना है, ये आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टूडेंट आईडी की बात कर रहे हैं तो आईडी किस तरह की होगी, न्यूमेरिक फॉर्मेट में, तो इसलिए हमने यहाँ पर उसका डेटा टाइप रखा है इंट। ठीक है, जिस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर डेटा मेंबर्स की डिक्लेरेशन करनी होगी। ओके, हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले डेटा टाइप एंड देन डेटा मेंबर का नेम। ओके, देन सेमीकोलन। इसके बाद सिमिलरली हम नेक्स्ट मेंबर को डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर हमने नेम डेटा मेंबर चूज किया है तो नेम हमेशा स्ट्रिंग टाइप होगा, क्योंकि अगर कोई भी नेम है तो उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे, वो हम डिनोट करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की हेल्प से। देन यहाँ पर लिखेंगे डेटा मेंबर नेम, देन सेमीकोलन। ओके, यहाँ पर हमने दो डेटा मेंबर्स डिफाइन किए हैं। ओके, इसके बाद अब हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर मेथड लिखना है। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड मेंबर होता है और इसके पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। और साथ ही हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का वही नेम होता है जो क्लास का नेम होता है। ठीक है, तो जब हमें कंस्ट्रक्टर लिखना है तो उसका फॉर्मेट हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो रिटर्न टाइप तो लिखना नहीं है, जो सबसे पहला हमें लिखना होता है तो वो तो लिखना ही नहीं है। फिर क्या लिखना है, तो यहाँ पर हमें लिखना है कंस्ट्रक्टर नेम एंड व्हाट इज दैट, दैट इज द सेम नेम एज द क्लास नेम। हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट, मींस ये एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर का नेम है, बट क्योंकि दोनों नेम सेम होते हैं, कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम, इसलिए हमने वही नेम लिखा है। ठीक है, इसके बाद डेटा मेंबर्स का इनिशियलाइजेशन करने के लिए कंस्ट्रक्टर मेथड लिखना होगा, जिसका फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे हैं। हमें यहाँ पर सबसे पहले लिखना है कंस्ट्रक्टर नेम, देन ब्रैकेट। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में हम क्या मेंशन करेंगे, जो पैरामीटर्स, पैरामीटर्स किस चीज के लिए, जिस चीज को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, मींस डेटा मेंबर्स। आईडी के लिए हमने कंसिडर किया है आई पैरामीटर और स्ट्रिंग नेम के लिए हमने कंसिडर किया है एन। ठीक है, और दोनों का रिस्पेक्टिव डेटा टाइप भी हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हुए हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स देंगे। अब कंस्ट्रक्ट, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है कि डेटा मेंबर क्या है, आईडी और नेम। ठीक है, और हमें इन्हें इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने के लिए, क्योंकि वो पहले से ही डिक्लेयर्ड है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना होगा, आईडी इज इक्वल टू, और फिर इसके आगे जो पैरामीटर हमने यहाँ पर डिसाइड किए हैं वही हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे आईडी इज इक्वल टू आई एंड देन नेक्स्ट लाइन में नेम इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो बेसिकली ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसकी हेल्प से हमने बेसिकली इनिशियलाइजेशन किया है। ठीक है, देन हर एक स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन लगाएंगे एंड देन कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर मेथड को डिफाइन किया है। ओके, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई। ठीक है, क्लास के अंदर हमें डेटा मेंबर, मेथड मेंबर, कंस्ट्रक्टर, ये सभी चीजें बनानी है। तो सबसे पहले हमने बनाए डेटा मेंबर। ठीक है, इसमें हमने दो डेटा मेंबर बनाए, आईडी और नेम। ठीक है, इसके बाद दोनों डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए हमने लिखा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के पास कोई डेटा टाइप नहीं होता। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हैज नो डेटा टाइप, रिटर्न टाइप, सॉरी,
इट वाज बाय मिस्टेक, कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। ओके, देन यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर का नेम होगा वो वही होगा जो क्लास का नेम होगा। देन लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हमने लिखे हैं, ठीक है। और इसके बाद जब हमें स्टेटमेंट्स लिखनी है तो स्टेटमेंट किस लिए लिखनी है, हमने कंस्ट्रक्टर लिखा क्यों है, इसका मेन पर्पस है टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स, तो उसी के लिए हम स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सो मेंबर को लिखेंगे। सो मेथड मेंबर कैसे लिखते हैं, सो जो फॉर्मेट हमने डिसाइड किया था यूजर डिफाइंड मेथड के लिए वही फॉर्मेट हमें यहाँ पर फॉलो करना है। बस यहाँ पर एक डिफरेंस होगा, और वो क्या डिफरेंस है, सो बेसिकली अब हम क्लास ऑब्जेक्ट इन सभी चीजों की बात कर रहे हैं, मतलब हम ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई यूजर डिफाइंड मेथड बनाते हैं तो उसे कॉल करने के टू वेज होते हैं, या तो आप स्टैटिक मॉडिफायर का यूज करें, ठीक है, जिससे आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए इसे कॉल कर पाएंगे, या फिर आप ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है। तो क्योंकि हम इस एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस मेथड को कॉल करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमें स्टैटिक मॉडिफायर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट था जहां पर हम रिटर्न टाइप से स्टार्ट करते हैं वही फॉर्मेट हमें यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम कौन सा मेथड लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं डिस्प्ले मेथड। तो डिस्प्ले मेथड हमें यहाँ पर नेम से समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम डेटा मेंबर्स को डिस्प्ले करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इतनी बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कोई भी ऐसा मेथड लिखना है जहां पर सिंपली कोई वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, मींस वहां पर हम प्रिंट एलन स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, तो उस केस में एज सच आपको कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, तो उसमें एज सच कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगी, और जब रिटर्न वैल्यू नहीं होगी तो कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, और जब रिटर्न वैल्यू नहीं होती उस केस में हम एक स्पेशल रिटर्न टाइप यूज करते हैं, एंड दैट इज void। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है void। इसके बाद यहाँ पर हम मेथड नेम लिखेंगे विच इज डिस्प्ले। देन लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पर नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करनी है। देन ब्रैकेट क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट। सो अब हम यहाँ पर दोनों डेटा मेंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, एंड डिस्प्ले करने के लिए हम क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। देन ब्रैकेट के अंदर हमें बताना है कि हमें क्या डिस्प्ले करना है। सो बेसिकली आप यहाँ पर सिर्फ आईडी भी लिख सकते थे, बट आईडी जब प्रिंट होगी, मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू जब प्रिंट होगी तो वो है क्या, तो वो चीज इंडिकेट करने के लिए हम उससे पहले ये स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं जो ये बता रही है कि हम यहाँ पर स्टूडेंट आईडी दे रहे हैं। ओके, सो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे स्टूडेंट आईडी, एंड देन ब्रैक कोट्स क्लोज, एंड इसके बाद हम आईडी लिखेंगे, ठीक है। अब हम सेकंड डेटा मेंबर को प्रिंट करेंगे। सो यहाँ पर हमने नेम को प्रिंट किया है, एंड उससे पहले स्ट्रिंग प्रिंट की है स्टूडेंट नेम, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मैंने आपको बताया था जो वैल्यू हम डबल कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होती है, एंड जो वैल्यू हम बिना डबल कोट्स के लिखते हैं वो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है, मतलब जैसे हमने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट नेम कॉलन स्पेस, तो ये चीज क्योंकि डबल कोट्स में है तो ये एज इट इज जैसी है वैसे ही प्रिंट हो जाएगी। बट अगर हमने लिखा है प्लस नेम तो नेम तो कोट्स में नहीं है, सो यहाँ पर नेम की जो एक्चुअल वैल्यू होगी, क्योंकि नेम डेटा मेंबर है ना, तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट होगी, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। सो ये हमने सेकंड स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम मेथड को क्लोज करेंगे। सो ये हमने एक मेथड मेंबर लिख लिया है, ठीक है। तो अभी तक इसके बाद वही प्रोग्राम हम कंटिन्यू कर रहे हैं, सेम प्रोग्राम है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, एंड ऑब्जेक्ट हम कहाँ पर बनाते हैं, मेन मेथड में। ओके, सो अब हम यहाँ पर मेन मेथड को स्टार्ट करेंगे। सो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले ये लिखा है एक कमेंट, जिससे आपको पता चल जाए कि हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है। जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में भी इस तरह से कमेंट लिखें, यहाँ पर हम ये प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये हेडिंग मेंशन की है, ठीक है। बाकी एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप कमेंट्स लिखें, ठीक है। कमेंट सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, ओके। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं उसका फॉर्मेट हमेशा याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं क्लास नेम, क्लास नेम क्या है, स्टूडेंट। देन यहाँ पर लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम, ये कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है, ठीक है। देन असाइनमेंट ऑपरेटर, देन न्यू कीवर्ड। इसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नेम लिखेंगे। सो कंस्ट्रक्टर नेम वही होता है जो क्लास नेम होता है। देन इन ब्रैकेट अब यहाँ पर हमें बताना है कि एक्चुअल वैल्यूज हैं क्या, मीन्स अब आप एक बार कंस्ट्रक्टर को देखें, ये है कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर हमने डिफाइन किया है स्टूडेंट इंट आई कॉमा स्ट्रिंग एन, राइट। तो ये जो दो पैरामीटर्स हैं अब हमें इन दोनों के लिए वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें आईडी के लिए जो आई है उसके लिए वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, दैट इज 101, एंड सेकंड वैल्यू क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है इसलिए हमने इसे डबल कोट्स में लिखा है, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन सेमीकोलन। सो इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमने स्टूडेंट क्लास का एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है S1, जिसमें वैल्यूज हैं 101 एंड आदर्श। ओके, इज इट क्लियर। अब हम मेथड को ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करेंगे, मैंने आपको बताया था मेथड को हम ऑब्जेक्ट से कॉल करने वाले हैं। सो इसके लिए कॉल कैसे करते हैं, सो हम यहाँ पर लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले बेसिकली मेथड का नेम है, तो जो भी ऑब्जेक्ट नेम है सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, देन डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और उसके बाद मेथड का नेम लिखेंगे, देन सेमीकोलन। ओके,
वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोग्राम, सो अब यहाँ पर हम मेन मेथड को क्लोज करेंगे एंड देन हम क्लास को क्लोज करेंगे, ठीक है। सो अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे क्लास, डेटा मेंबर, कंस्ट्रक्टर, मेथड मेंबर, ऑब्जेक्ट या फिर कॉलिंग मेथड यूजिंग ऑब्जेक्ट, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर आपको सभी चीजें एक एक करके एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो एग्जाम में जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना होगा, ओके। एक्सेस मॉडिफायर्स, ये जो आपको फर्स्ट इमेज दिखाई दे रही है, इसमें हमने क्या किया है, एक पैकेज स्टेटमेंट लिखी है और फिर ये हमने एक क्लास डिफाइन की है, राइट। इस तरह से हम क्लास डिफाइन करते हैं। हमारी क्लास का नेम है एम्प्लॉय और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 5 डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं। सो आप हैं कि सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे और फिर डेटा मेंबर का नेम लिखेंगे, ठीक है। ये चीज हमें ऑलरेडी पता है, पर यहाँ पर हम एक और नया वे देख रहे हैं कि हमने डेटा मेंबर को डिक्लेयर करने से पहले यहाँ पर प्राइवेट लिखा है। बट हमने तो ये डिक्लेरेशन में नहीं सीखा था, तो ये प्राइवेट हमने क्यों लिखा है, इस चीज का रीजन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आप एक बात याद रखिएगा कि अगर हम किसी भी डेटा मेंबर के डिक्लेरेशन के पहले कुछ भी नहीं लिखेंगे, मींस ये हमने सिंपली डिक्लेरेशन कर दिया है, हमने इसके पहले पब्लिक या प्राइवेट नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक ही कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। आप मेंशन नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही कंसिडर किए जाएंगे। अदरवाइज आप मेंशन कर भी सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपने इसे इस तरह से मेंशन किया, मतलब इसके पहले पब्लिक ऐड कर दिया या फिर इसके पहले पब्लिक ऐड नहीं किया, दोनों ही केस में ये पब्लिक डेटा मेंबर ही कंसिडर किए जाएंगे। और जिसके आगे प्राइवेट ऐड कर दिया है वो प्राइवेट कंसिडर किया जाएगा। अब ये पब्लिक और प्राइवेट हैं क्या, इन चीजों को अब हमें समझना है। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। एक्सेस मॉडिफायर मतलब ये हमें ये बताते हैं कि हम उस मेंबर को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। जो मेंबर पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं, इसका मतलब है कि जिस क्लास के अंदर हमने उन्हें डिक्लेयर किया है, मतलब जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये एम्प्लॉय क्लास है, तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैंने ये 5 डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर पब्लिक डेटा मेंबर्स की बात की है, पब्लिक डेटा मेंबर्स मतलब जिसके आगे पब्लिक या प्राइवेट कुछ भी मेंशन नहीं है वो भी पब्लिक है, और जिसके आगे पब्लिक मेंशन्ड है वो भी पब्लिक है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर पब्लिक डेटा मेंबर्स वो मेंबर्स होंगे जो इस क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल होंगे। इसका क्लास के बाहर एक्सेसिबल होने का क्या मतलब है, हम जानते हैं कि एक पैकेज में मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। तो अगर हम किसी और क्लास में इस क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम कौन से मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे, जो पब्लिक डिक्लेयर्ड है। अगर वो प्राइवेट डिक्लेयर्ड है तो वो इसी क्लास में एक्सेसिबल होंगे, इस क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। नाउ प्राइवेट डेटा मेंबर्स, ये ऐसे मेंबर्स होते हैं जिसे हम प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे तो वो उस क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा जहां पर उसे डिक्लेयर किया गया है। तो अगर हमने पब्लिक की बात की है तो ये तो उस क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल है जहां पर हमने इसे डिक्लेयर किया है और उसके बाहर भी। बट अगर हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ वहीं पर एक्सेसिबल होगा जहां पर उसे डिक्लेयर किया गया है और उसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। सो आपको ध्यान रखना है, बाय डिफॉल्ट सभी मेंबर्स पब्लिक होते हैं, मतलब अगर आप उसके पहले, उसके डिक्लेरेशन के पहले पब्लिक या प्राइवेट कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही कंसिडर किया जाएगा। बट अगर आप मेंशन करना चाहते हैं कि वो क्या है, पब्लिक है या प्राइवेट, तो पब्लिक के लिए मेंशन करना ऑप्शनल है, आप मेंशन कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी। बट प्राइवेट के लिए आपको मेंशन करना होगा प्राइवेट, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं उनके डिक्लेरेशन के पहले ऐड किया है प्राइवेट कीवर्ड, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर ये क्या है, ये एक प्राइवेट डेटा मेंबर है। अंडरस्टूड। वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, गेटर एंड सेटर मेथड्स। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने सीखा कि ये जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं ये हमें क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे, राइट। अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा पैकेज है एफओसी क्लासेस, ठीक है। इसमें हमने ये सभी प्रोग्राम्स डिजाइन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट क्लासेस हमने बनाई हैं, ये सभी क्लासेस एक ही पैकेज को बिलोंग करती हैं। और हमने सबसे शुरू में पढ़ा था कि जो भी क्लासेस एक पैकेज में होती हैं वो अपना डेटा और कोड शेयर कर सकती हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम ये रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर डेटा मेंबर किसी और क्लास में एक्सेसिबल ना हो, इसलिए हमने इसके पहले प्राइवेट कीवर्ड ऐड किया है। तो अब ये जो एम्प आधार, एम्प इनकम, ये दोनों डेटा मेंबर्स हैं, ये सिर्फ एम्प्लॉय क्लास में ही अवेलेबल रहेंगे, ये इस क्लास के बाहर दूसरी क्लास में एक्सेसिबल नहीं होंगे। सो अगर हमें इन्हें एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। कंट्रोल्ड एक्सेस का मतलब है कि जैसे हम चाहते हैं, जिस वे में हम चाहते हैं, सिर्फ उसी वे में एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ गेटर एंड सेटर मेथड्स। सो ये गेटर एंड सेटर मेथड्स की हेल्प से ही हम यहाँ पर कंट्रोल देने वाले हैं। एंड ये कंट्रोल्ड एक्सेस होगा, मतलब जैसे हम चाहते हैं वैसा ही एक्सेस दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि पूरा एक्सेस दिया जाएगा, जितना एक्सेस हमने दिया है उस मेथड में लिखा है सिर्फ उतना ही एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। अंडरस्टूड।
अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ये हम जानते हैं ये पैकेज स्टेटमेंट है, ये क्लास स्टेटमेंट है और ये हमने मेथड मेंबर्स को डिक्लेयर किया है, सॉरी डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया है। और इसके बाद आप जानते हैं कि हम क्लास में ही मेथड मेंबर को डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पर हमने 2 मेथड मेंबर बनाए हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि जो पहला मेथड मेंबर है, इसमें हमने जो मेथड का नेम लिखा है, वो लिखा है गेट आधार। तो यहाँ पर हमने इसे गेट आधार क्यों लिखा है? क्योंकि ये हमें एक डेटा मेंबर की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसलिए हम इसे गेटर मेथड कहेंगे क्योंकि इसकी हेल्प से हमें एक डेटा मेंबर की वैल्यू मिल रही है। तो ऐसे मेथड जिसकी हेल्प से आपको डेटा मेंबर की वैल्यू रिटर्न में मिलती है, वो होता है गेटर मेथड। अंडरस्टूड? यहाँ पर हमने ये गेटर मेथड लिखा है और हमने एक सेटर मेथड भी लिखा है। सेटर मेथड क्या करता है? ये बताता है कि वैल्यू कैसे सेट करनी है। मतलब यहाँ पर आप जो भी स्टेटमेंट देंगे उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू सेट की जाएगी। ठीक है? इसलिए यहाँ पर हम इन्हें गेटर और सेटर मेथड कह रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर एज सच इनको लिखने का कोई और डिफरेंट वे नहीं है। यहाँ पर आपको वही सेम फॉर्मेट सेम सिंटेक्स यूज करना है जो हमने यूजर डिफाइंड मेथड के लिए यूज किया था। एंड यस यहाँ पर आपको बिल्कुल जैसे हमने क्लास में मेथड मेंबर डिफाइन किया है बिल्कुल वही मेथड यूज करना है। ठीक है? अगर हम एक बार ब्रीफली देखना चाहते हैं यहाँ पर कि हमने कौन सा सिंटेक्स यूज किया है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है? रिटर्न टाइप। इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर? ये है हमारा मेथड का नेम। इसके बाद लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पर नहीं है क्योंकि ऑप्शनल होती है। देन हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हुए ये क्या प्रोवाइड की है? रिटर्न स्टेटमेंट। फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया है। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर अब इस चीज को समझने वाले हैं कि अब कंट्रोल एक्सेस दिया कैसे जाएगा, इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए हमारे पास एम्प्लॉय क्लास ऑलरेडी बनी हुई थी। अब हमने एफओसी क्लासेस पैकेज में ही एक और न्यू क्लास बनाई है कंपनी। ठीक है? ये एम्प्लॉय क्लास दूसरी है और ये कंपनी क्लास दूसरी है। ठीक है? पर है ये सेम पैकेज में। ठीक है? यहाँ पर इस क्लास में अब हमने मेन मेथड डिफाइन किया है और यहाँ पर हम एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। आप कभी-कभी इस चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमने ये क्लास बनाई है तो इसका ऑब्जेक्ट हम यहीं पर बना सकते हैं। नहीं, अगर आपने ये क्लास डिफाइन कर दी है, तब आप इसका ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास में भी बना सकते हैं जो सेम पैकेज में ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है? तो यहाँ पर हम कंपनी क्लास में एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्लास का नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, न्यू कीवर्ड लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्टर का नेम। ठीक है? हम जानते हैं कंस्ट्रक्टर का वही नेम होता है जो क्लास का नेम होता है, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। और फिर इसके बाद हम पैरामीटर्स की वैल्यू देते हैं, पर क्योंकि हमारे पास अभी कोई पैरामीटर नहीं है तो इसलिए हमने ब्लैंक लीव किया है। ठीक है? इस स्टेटमेंट की हेल्प से क्या होगा? एम्प्लॉय क्लास का एक न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा emp1। अब हम जानते हैं कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम डेटा मेंबर और मेथड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? अब आप नोटिस करेंगे कि जब हम emp1 डॉट, ये डॉट ऑपरेटर लगाने से हम मेथड मेंबर और डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। इस डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम एक्सेस कर रहे हैं और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर सिर्फ 3 ही डेटा मेंबर्स मिल रहे हैं। मतलब हमें यहाँ पर जो हमने 5 डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए थे सभी नहीं दिख रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज का रीजन समझिए। मैंने आपको बताया था कि जब हमने एम्प्लॉय क्लास में ये 5 डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं, तो इसमें 3 डेटा मेंबर्स तो पब्लिक हैं। तो जो पब्लिक अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे, वो बाहर भी एक्सेसिबल होंगे, मतलब इस क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल होंगे। इसलिए हम इन्हें कंपनी क्लास में भी एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है? एम्प आईडी, एम्प नेम, एम्प रोल, ये हमें बाहर इसलिए विजिबल हैं क्योंकि ये पब्लिक डिक्लेयर्ड है। ठीक है? बट जो एम्प आधार और एम्प इनकम है, ये हमें बाहर विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट डिक्लेयर्ड है। तो ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर विजिबल होंगे, इस क्लास के बाहर विजिबल नहीं होंगे और इसलिए हमें ये इस लिस्ट में शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है? वही चीज हमने डिस्कस की थी कि जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स है वो डायरेक्टली तो एक्सेसिबल नहीं होंगे, तो हम उनको कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो कंट्रोल्ड एक्सेस देने के लिए ही हमने यहाँ पर गेट आधार, सेट इनकम, ये मेथड्स बनाए थे ताकि हम कंट्रोल्ड एक्सेस दे पाए। ठीक है? इससे हम कंट्रोल्ड एक्सेस दे रहे हैं इन दोनों डेटा मेंबर्स के लिए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एम्प1 की हेल्प से गेट आधार का एक्सेस मिल रहा है, सेट इनकम का एक्सेस मिल रहा है क्योंकि ये मेथड मेंबर्स हैं। ठीक है? यहाँ पर अगर हम कुछ इस तरह की स्टेटमेंट लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हमने इसलिए लिखा है ताकि हमें रिजल्ट प्रिंट होकर मिल जाए। एंड यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से सेट इनकम मेथड को कॉल किया है। इस मेथड में क्योंकि हम जानते हैं एक पैरामीटर था बोनस, तो हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड की है। और क्योंकि अभी हमारे पास एम सैलरी की कोई एज सच वैल्यू नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हमें टोटल वैल्यू क्या मिलेगी? 5000। एक बार आप यहाँ पर समझ लीजिए, ये जो हमने एम्प इनकम यहाँ पर लिखा है, अभी तक क्योंकि हमने इसकी कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू असाइन
की जाएगी इनिशियलाइजेशन के लिए वो 0 होगी। तो अगर हम इस मेथड में 0 रखते हैं और बोनस की वैल्यू हमने 5000 दी है, तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? हमें रिटर्न में मिलेगा 5000। इसलिए यहाँ पर इस स्टेटमेंट का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 5000। तो वो चीज़ यहाँ पर प्रिंट हो गई है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जब भी हम किसी भी मेथड की बात कर रहे हैं, कोई भी मेथड मेंबर हमने यहाँ पर यूज़ किया है, तो उस मेथड मेंबर की हेल्प से हम लिमिटेड या फिर कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम इनकम को डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं कर पाए। हमें पता है कि यहाँ पर जो एम्प इनकम है, वो एक प्राइवेट डेटा मेंबर है, तो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाए। यहाँ पर हमें उसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिला, बट हमने उसको मेथड मेंबर के थ्रू कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोवाइड किया। ठीक है? So that was all for today. With this, we have completed part 3, and in the next video with part 4, we will be completing this chapter. So bye everyone.